हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द स्टंप माइक स्टोरीज, एक नया क्रिकेट शो जिसमें हम प्लेयर्स से बात करेंगे, जानेंगे उनकी ओरिजिन स्टोरी और जानेंगे उनका पर्सपेक्टिव गेम को लेकर, जहां पर वो हम सभी के साथ अपनी मेमोरीज शेयर करेंगे, अपनी कहानी हम सभी के साथ शेयर करेंगे। और आज के शो में हम मिलेंगे राहुल बाथम से, जिन्होंने 9 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया, लेकिन कैसे उन्होंने अपनी जगह बनाई एमपी की टीम में और वो कैसे पहुंचे इंडियन अंडर 19 टीम में। और साथ ही में जानेंगे कि एक खिलाड़ी अपने लो से अपने हाई तक कैसे पहुंचता है, कैसे अपने सेटबैक्स के बाद वो कमबैक कर सकता है। ये छोटे छोटे सीक्रेट्स आज हम जानेंगे राहुल बाथम से। So stay tuned and watch the full interview. Hello everyone and welcome to the Stump Mike Stories. And joining us for the first ever episode of this Stump Mike Stories, Mr. Rahul Vatham and my co-host Antas Srivastav. So welcome Rahul Bhai to our show. Thank you so much for Thank you, joining. Mayank. Thank you, Mayank. How are you? Yep. Welcome I'm Rahul good bhai. भैया, Welcome. आप कैसे हो? Hello, Antas bhai. Hello, how are you? Fine. How are you? I'm good. सो फाइनली राहुल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज। He had a very big season. Ranji was there, Smat was there, Vijay Hazare was there. So finally थोड़ा ऑफ सीजन टाइम मिला है। सो हमने सोचा कि क्यों ना इस टाइम का थोड़ा फायदा उठाया जाए और भैया के साथ में थोड़ी बात की जाए। सो जी, लेट्स स्टार्ट भैया with the first question of our segment. Yeah. So the first segment is the origin story where it all began. So आपकी क्रिकेट जर्नी की कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? क्या वो भोपाल से ही शुरुआत हुई, आपके होम टाउन से, या फिर आपको मूव करना पड़ा था क्रिकेट खेलने के लिए? प्लीज बताइए हम सभी को। basically भोपाल से start हुई मेरी journey and it was like I was 9 years old when I started playing. So बहुत young age में start कर दिया था क्रिकेट खेलना और it was like passion तो था ही obviously कि शुरू से एक क्रिकेट वाला जो क्रेज होता है वो था शुरू से ही. So मतलब at the age of 9 I joined my academy, cricket academy, अंकुर क्रिकेट एकेडमी. और फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर डिवीजन लेवल, फिर खेलते खेलते फिर स्टेट लेवल तक पहुंचा. तो इस तरह से जो प्रोसेस अपना होता है उसी तरह से फिर वो जर्नी उसी तरह से स्टार्ट हुई जैसे एक हर क्रिकेटर की स्टार्ट होती है. तो वो एक बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग से ही पूरा स्टार्ट हुआ. ओके भैया, इसको आप थोड़ा और डिटेल में बताइए हम सभी को कि हम्म. जैसे आप अंडर 19 भी खेले इंडिया के लिए, सो हाँ. वहां तक कैसे पहुंचे, मतलब थोड़ा और ओके. डिटेल में प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए। बेसिकली मैंने सबसे पहले अंडर 14 रिप्रेजेंट किया अपने भोपाल डिवीजन के लिए. और उसके बाद मैं स्टेट के लिए खेला अंडर 14. देन मैं अंडर 16 में अंडर 16 टीम स्टेट टीम को मैंने रिप्रेजेंट किया. और जिस साल मैं पहले साल मैंने स्टेट टीम रिप्रेजेंट की थी और उस साल हम लोग चैंपियन बने थे विजय मर्चेंट ट्रॉफी के. तो वो फर्स्ट टाइम था जब हम एमपी टीम विजय मर्चेंट ट्रॉफी चैंपियन बनी थी. सो सेलेक्टर्स ने बहुत अच्छे से मुझे देखा हुआ था, मेरे परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से वॉच किया हुआ था. तो उधर से मुझे डायरेक्ट 19 स्टेट के लिए एंट्री मिली. और एक 19 मतलब मैं यही था कि आई वाज 15 years old. तो 19 लेवल पे खेलना एक बहुत बड़ा मेरे लिए टास्क भी था और एक अचीवमेंट भी था क्योंकि ऑब्वियसली सीनियर्स के साथ खेलने का मौका मुझे मिलने वाला था. सो आई स्टार्टेड प्लेइंग विद देम और धीरे धीरे उनके साथ ग्रो किया उनके साथ. और फिर जब मैं 19 स्टेट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था उस साल मेरे परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा फर्स्ट ईयर. सो मुझे 19 इंडिया कैंप करने का मौका मिला उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे. और हमारे जो मेरा फर्स्ट कैंप था, सो हमारे कोच उस टाइम न्यूली अपॉइंट हुए थे राहुल द्रविड़ सर. सो ओह। उन्होंने उन्होंने मुझे देखा एंड ही गॉट इम्प्रेस्ड विथ मी.
सो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब वैसा था कि एक ड्रीम वाला मोमेंट था कि वो उन्होंने मुझे देखा और he asked that who is this boy. सो उस टाइम पे मेरे साथ जो मेरे टीममेट्स थे वो भी मतलब आवेश खान, ईशान किशन, ऋषभ पंत, तो वॉशिंगटन सुंदर, खलील अहमद, सो ये लोग भी बहुत मतलब टैलेंटेड प्लेयर्स थे मेरे साथ उसमें। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कंपटीशन था। और फिर धीरे धीरे हम लोग का जिस तरह से स्टेट मैचेस, जोन मैचेस जो हुए, उसमें भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। देन उसके बेसिस पे हमारी एक चैलेंजर ट्रॉफी हुई थी जो पुणे में हुई थी। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली टॉप थ्री टीम्स वहाँ पर थी, इंडिया रेड, इंडिया ब्लू एंड इंडिया ग्रीन। सो उसी के बाद से 19 इंडिया की टीम सेलेक्ट होने वाली थी। एंड तो मेरा जो फाइनल, हम लोग जो फाइनल खेले थे चैलेंजर ट्रॉफी का, उससे मैंने 5 विकेट लिए थे। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। उधर से पूरे सेलेक्टर्स और जो कोच राहुल द्रविड़ सर थे, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया एंड दे सेड दैट ही इज अ गुड गाय, लाइक वी कैन वी कैन सेलेक्ट हिम फॉर अंडर 19 इंडिया टीम। सो वहां से वो वर्ल्ड कप की जर्नी स्टार्ट हुई। एंड देन हम लोग के ट्राई सीरीज हुआ अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। और फिर सेकंड सीरीज हमारी इंग्लैंड और श्रीलंका के अगेंस्ट थी, तो आई वाज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन दैट सीरीज। सो व्हेन वर्ल्ड कप टीम वाज अनाउंस्ड, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी वहाँ, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था एकदम से, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे साथ में, सरफराज खान, आवेश खान एंड ऋषभ पंत, ईशान किशन, और उनके साथ खेलना मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, और एक प्लेजर था उनके साथ खेलना। तो इस तरह से 19 वर्ल्ड कप का जो मेरा जर्नी रहा वो इस तरह से रहा था। अमेजिंग स्टोरी भैया। और ऑब्वियसली राहुल द्रविड़ वाज द हाईलाइट ऑफ दिस स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस, यस। क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े लेजेंड के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हो तो ऑब्वियसली आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड बहुत बहुत नाउ वी कुछ। विल क्विकली move to the second segment. So now we will move to the second segment. Antas, please continue. यस यस राहुल भाई, सबसे पहले तो सेगमेंट 2 हमारा ऐसा रहेगा, हार्ड वर्क क्लाइंब। आपने जो भी करियर में रहे हैं एज अ क्रिकेटर तो सब लोग आपको जानते ही हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप आपने खेला, रणजी ट्रॉफी, देन मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग और बहुत चीजें। अब बात आगे आपके मतलब हार्ड वर्क कितने आए करियर में, और लोज और हाई बिगनिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क तो हमेशा, सो हार्ड वर्क का ऑप्शन तो कहीं मतलब है ही नहीं, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना तो कुछ मिलने नहीं वाला है। जो भी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेरे को लगता है कि परसिवरेंस, मतलब आप कितना ज्यादा, आप एक चीज के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड हो, कितना ज्यादा कमिटेड हो, कितना ज्यादा डिसिप्लिन हो, तो वो चीज डिफरेंस क्रिएट करती है, क्योंकि हार्ड वर्क तो आपको करना ही है। तो मैंने जो रियलाइज किया है अभी तक, वो चीज मैंने यही रियलाइज करी कि मेरे मेरे जो क्वालिटी जो मेरे को लगा था वो थी परसिस्टेंस, कि मैं एक चीज के ऊपर, एक टारगेट के ऊपर आई वाज लाइक डेडिकेटेड था, कमिटेड था और डिसिप्लिन था। तो मुझे लगा कि वो चीज ने मेरे को थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया मेरे लिए, क्योंकि प्लेयर सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, सभी ने अपने अब सेक्रीफाइस करते ही हैं, सबको किसी न किसी को अपनी फैमिली से दूर होना होता है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। तो कोई ना कोई प्लेयर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक टारगेट पे, एक गोल पे अगर डेडिकेटेड हो, अपना कमिटेड हो और डिसिप्लिन के साथ उस पे काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट विल गोना वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जैसे डिसिप्लिन पे भी मैं बात ये पूछना चाहूंगा आपसे, आपने किस एज पे मतलब स्टार्ट कर दिया था अपना क्रिकेटिंग जर्नी, अगर कोई यंगस्टर भी करना चाहे तो। मैंने जब मैं 9 साल का था तब मैंने स्टार्ट कर दिया था क्रिकेट खेलना। मैं 9 साल का था, आई वाज मतलब वेरी यंग दैट टाइम। सो 9 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिकली स्टार्ट मैंने किया था समर कैंप्स में जाना, जो समर कैंप्स होते हैं उसमें जाना स्टार्ट किया था। देन माय कोच ज्योति प्रकाश त्यागी, तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि आप इसको सिर्फ 2 महीने के लिए समर कैंप के लिए मत भेजो, आप इसको पूरे साल के लिए भेजो, बिकॉज ही हैज टैलेंट। तो उन्होंने बहुत पुश किया मेरे को कि नहीं, तुमको आना ही है, रेगुलरली ग्राउंड पे आना है। फिर ऑब्वियसली पेरेंट्स को थोड़ी सी टेंशन भी थी कि पढ़ाई कैसे मैनेज होगी, बट मेरे कोच ने उनको अश्योरेंस दिलाया कि डोंट वरी अबाउट स्टडीज, उसके पास टैलेंट है, वो अपना मैनेज कर लेगा। और तो उस तरह से फिर मैंने रेगुलरली जाना स्टार्ट किया एकेडमी में। जो बेसिक क्रिकेट होता है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं,
क्रिकेट में जो एक यंगस्टर को सीखना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि क्रिकेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज बेसिक क्रिकेट। मतलब अगर आपके रूट्स अगर बहुत स्ट्रांग है, तो आपको आगे चल के कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर वो प्रॉब्लम आएगी भी तो यू कैन सॉर्ट आउट, मतलब आप जल्दी सॉर्ट आउट कर लोगे। तो हर यंगस्टर के लिए मतलब मेरे को यही कहना है कि वो उनके जो बेसिक चीजें जो होती हैं, क्रिकेट की जो बेसिक चीजें होती हैं, जो कभी चेंज नहीं होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गुड लेंथ बोलूंगा, गुड लेंथ पे बॉल डालना है, तो वो क्रिकेट में कभी चेंज नहीं होने वाली है। अगर वो डिफेंस है, डिफेंस करना है बॉल को, तो वो क्रिकेट में कभी चेंज चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं यंगस्टर्स को मतलब यही बोलना चाहूंगा कि वो सिर्फ अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपकी जो आगे के जो रास्ता है वो बहुत इजी हो जाएगा। यस यस यस। So thank you so much, Bhaiya, for sharing this technical side of the cricket. And now we will move to the third segment, which is setbacks, failures, and mental battles. पर मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कोई मेंटल बैटल रही होगी, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट रहे हो। मैंने थोड़ा पास से मुझे देखने का मौका मिला है, जब हम लोग जबलपुर हम्म की टीम में साथ में काम कर रहे थे। You were हम्म there as a player, I was there with the social media team. So हम्म मैं देख रहा था काफी करीब से कि आप एक लीडर की तरह थे उस टीम में। ऑब्वियसली आप वाइस कैप्टन तो थे ही, बट आप सिर्फ एक लीडर से बढ़कर थे उस टीम में। दिख रहा था जिस तरह से आप लोग प्रैक्टिस सेशंस में कॉन्वर्जेशन हो रही थी आपकी, हर प्रैक्टिस सेशन के बाद डिस्कशंस हो रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी। बट कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी की लाइफ में एक सेटबैक मोमेंट या एक फेलियर आता ही है। सो आप अंडर 19 खेल चुके हो, आप एमपी को रणजी में रिप्रेजेंट कर चुके हो, जहाँ पे 2022 में एमपी जीती भी थी रणजी सीजन। पर कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी के लाइफ में एक सेटबैक मोमेंट तो आता ही है, करियर में एक सेटबैक मोमेंट तो आता ही है। सो आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है वो कौन सा मोमेंट था जिसको आप एक सेटबैक या फेलियर की तरह देखते हो? आफ्टर आफ्टर 19 वर्ल्ड कप, मतलब मेरा बहुत अच्छा सीजन गया था। और ऑब्वियसली मैं बोलते हैं कि मैं एक रणजी ट्रॉफी की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगर 16-17 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम, और मैं रणजी ट्रॉफी की तरफ आगे बढ़ रहा था। बट आफ्टर 19 वर्ल्ड कप मेरे को बैक इंजरी हुई थी, जो एक बहुत मेजर इंजरी हुई थी मुझे। और उसकी वजह से एक बहुत सारे बोलते हैं, मतलब एक बोलते हैं कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरा, क्योंकि वो इंजरी की वजह से मैंने 1.5 साल स्ट्रगल किया था। और उसी चीज ने मुझे मतलब बोलते ना कि बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब किया था मुझे, क्योंकि मैं मेरा इतना अच्छा सीजन जा रहा था, सब कुछ मेरे सामने, जो मेरे मतलब मैं जो जो टारगेट मैंने जो अचीव कर लिया था। अब मैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ देख रहा था कि मुझे अब रणजी ट्रॉफी खेलना है, रणजी ट्रॉफी से फिर आईपीएल की तरफ जाना है। बट दैट इंजरी उसने मुझे मतलब बहुत मेंटली ब्रेक किया था। तो वो वो टाइम बहुत डिफिकल्ट था। और उस टाइम में अपने आप को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो मैं बेसिकली 3 महीने बेड रेस्ट पे था। तो आई कांट मूव, मैं मूव भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो स्ट्रेस फ्रैक्चर इतना मेजर इंजरी होता है कि अगर वो बहुत ही ज्यादा लेवल पे चले जाए तो उसको फिर सर्जरी ही होती है उसके लिए। तो आपने देखा होगा कि शायद हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह भी उससे स्ट्रगल कर चुके हैं, उस इंजरी से। सो एक वो इंजरी ने बहुत मेरे को मेंटली डिस्टर्ब किया था। बट मेन थिंग वही थी कि आपको बोलते हैं ना, जो आपको जो पैशन होता है वो आपको कभी अलग मतलब बोलते हैं, आपको कभी भी वैसा फील नहीं होने देता है। वो आपको हमेशा मोटिवेट ही करके रखेगा। तो एक मोटिवेशन की जरूरत थी। जब मैं फील्ड पे वापस आया, तो इट वाज अ टफ फेस, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम से वो रिदम और वो चीजें जो मैं लास्ट ईयर कर रहा था 1 साल पहले, वो मैं एकदम से नहीं मेरे को मिली थी। और उससे मैं डिस्टर्ब भी हुआ था, क्योंकि मेरे को लगा था शायद कि मैं जैसे फील्ड पे जाऊंगा और ऑटोमेटिकली वो चीजें होने लग जाएंगी, उसी तरह से बॉलिंग, उसी से वो पेस, और वो जो बॉलिंग में जो निप चाहिए होता है, वो जो परफॉर्मेंस चाहिए, वो फिटनेस चाहिए होती है, वो एकदम से आ जाएगी। बट वो एकदम से नहीं आई थी। तो वो जो मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ था कि
इट्स गोना बी टफ, मतलब वो टफ फेज रहेगा। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी फिटनेस पे काम करना स्टार्ट किया, और जो रिदम था वो उसको गेन करने की कोशिश करी कि वो रिदम फिर से आए। वो बैटिंग में जो रिदम होता है, बॉलिंग रिदम होता है, बट उसमें भी टाइम लगा। मैं जब स्टेट के मैचेस खेला तो ऑब्वियसली मैं फील कर रहा था कि वो रिदम वापस नहीं आया अभी तक, तो उससे मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत इफेक्ट हुआ था। बट ग्रेजुअली उस फेज से निकलने के लिए मैंने, वही मैं बोलता हूँ कि जब, मतलब जो मैंने चीज़ बोली कि फिर मैंने अपने बेसिक्स पे जाना स्टार्ट किया कि मेरा बेसिक्स क्या थे। मैं जब अपने यंग एज में मैं क्या क्या चीज़ें करता था, तो यंग एज में अपन सिंगल विकेट बॉलिंग करते हैं, हम शॉर्ट फीडिंग करते हैं, हम शैडो करते हैं, और अंडर आर्म बॉल्स को ज़्यादातर बॉलें खेलने की कोशिश करते हैं। तो मैंने वो चीज़ें करना स्टार्ट करी ताकि मैं अपने बेसिक्स से फिर अपने बेसिक्स के पास पहुंच पाऊँ। तो वही एक मेरा एक बोलते हैं ना मंत्र था कि मुझे अपने बेसिक्स पे वापस जाना है। तो मैंने जो चीज़ें बचपन में करी हुई थी वो मैंने स्टार्ट करी, और उसके बाद मैंने अपना फिर से जो रिदम होता है वो गेन किया, एंड देन इन 2019 मैंने अपने विजय हजारे और मुश्ताक अली में डेब्यू किया। सो इस तरह से वो जो 2016 से 2019 के बीच में जो ये चीज़ें 2 साल 2.5 साल बोल सकते हैं उसको, तो इस तरह से मैंने वो चीज़ों को हैंडल किया। और वहाँ पर जो चीज़ें, मैं सबसे इम्पोर्टेंट था, मैं उस चीज़ को स्ट्रगल तो नहीं बोलूंगा, वो एक मेरे लिए लर्निंग फेज था कि जब भी आप नीचे जाते हो या इंजरी से आप ब्रेक डाउन होते हो, तो हाउ टू गेट अप। तो उसके बाद मुझे, क्योंकि उसके बाद ही मुझे इंजरीज हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग जो मेरे को उस चीज़ से मिली थी, तो वो आगे की जो मेरी इंजरीज हुई उसमें कभी मेरे को इफेक्ट नहीं होने दिया उस चीज़। Thank you so much, Bhaiya, for sharing your important phase of the life, which was pretty tough, but आपने जिस तरह से overcome किया है, it's a great learning for all the youngsters कि आप basic से शुरुआत कीजिए फिर से। इंजरी हो रही है कोई बात नहीं, बेसिक से फिर से शुरुआत कीजिए, चीजें अपनी जगह पर आनी शुरू हो जाएंगी। So, which brings now to our next segment, Antas. सेगमेंट 4 आपको ये रहेगा कि ब्रेक थ्रू मूवमेंट क्या रहे आपके करियर के, और हाईज और लोज के ऊपर थोड़ी बात करेंगे सेगमेंट में। सबसे पहले आपका बिगेस्ट मूवमेंट क्रिकेटिंग हिस्ट्री का, जितना आपका करियर है उसमें क्या रहा है आपका मैच, कोई या कोई टूर्नामेंट क्या रहा है आपका? ऑब्वियसली रणजी ट्रॉफी विनिंग मोमेंट बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहा है। मेरे को उसमें खेलने का मौका नहीं मिला था, बट ऑब्वियसली उस चीज को फील करना, उस विन को जो फील करना, वो एक बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी इज अ प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट ऑफ आवर डोमेस्टिक क्रिकेट, यू ऑल नो। सो उस चीज को मैंने, मतलब ऑब्वियसली हमने कभी फील नहीं किया था, हमारे किसी भी प्लेयर ने उस चीज को फील नहीं किया था, बट वो जब हम लोग जीते, तो वो जो मोमेंट है, वो जीतने के बाद हमें समझ में आया कि वो रणजी ट्रॉफी जीतना कितनी बड़ी बात होती है डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि आप हर स्टेट अपना बेस्ट दे रहा होता है वहाँ पर इंडिया का। और सभी जानते हैं कि इंडिया का जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग के जो इंडियन प्लेयर्स सारे हैं वो उस फेस को पार करके निकलते हैं, तब जाके उनको इंडियन जर्सी मिलती है, इंडियन कैप मिलती है। तो ऑब्वियसली वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, और उसको फील करना, मतलब मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि उस मोमेंट को मैं फील कर पाया, उस टीम के साथ में था, और बहुत ही बड़ा मोमेंट था वो मेरे लिए। यस, और इसी में टर्निंग पॉइंट आपके लिए कोई मैच ऐसा इसी सेगमेंट में एक पार्ट है? हाँ, मतलब टर्निंग पॉइंट में ना, मतलब आपको बताया भी था कि जो चैलेंजर ट्रॉफी का जो फाइनल मैच था, सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि उस टाइम तक मुझे कोई जानता नहीं था। वहां पे किसी को पता नहीं था कि राहुल वतम भोपाल से बिलोंग करता है, एमपी क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता है। बट दैट मैच, क्योंकि अगेंस्ट में बहुत स्ट्रांग टीम खेल रही थी, सो उस मैच में मैंने 5 विकेट लिए थे, और उस मैच में 5 विकेट मेरे ईशान किशन, ऋषभ पंत, अरमान जाफर, सरफराज खान और रिकी बुई, तो ये 5 प्लेयर्स के मैंने विकेट लिए थे। तो ये पांचों ही ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट को के टॉप क्लास प्लेयर्स हैं। तो वो वही जो बोलते ना कि वो मैच मेरा टर्निंग पॉइंट था, वहीं से मेरी पूरी लाइफ वहां से टर्न अराउंड हुई है।
Yes. So thank you so much, Bhaiya, for sharing the highlight moments of your life, the all the tough phases, all the heartbreaks to the comebacks. Now we will start with a fun segment. Uh, it will be kind of a rapid fire round. So आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा सोचने के लिए, आपको जल्द से जल्द हमारे जवाब देने होंगे. सो वी विल स्टार्ट विद दिस और दैट. ओके, हम आपके सामने दो ऑप्शंस रखेंगे, आपको पिक करना है कोई एक, और इवेंचुअली जो लास्ट में आपकी पिक बचेगी दैट विल बी योर फेवरेट cricketer in that particular category. Like we will ask you Okay. in bowlers, batters, wicket keepers, and all rounders. So let's start with that segment. Hmm. So सबसे पहले ब्रेटली और डेल स्टेन. Dale Steyn. डेल स्टेन, ओके. डेल स्टेन और जेम्स एंडरसन. Dale Steyn. डेल स्टेन, ओके. डेल स्टेन और मिचेल स्टार्क. Dale Steyn. डेल स्टेन, ओके. डेल स्टेन और मोहम्मद शमी. Mohammad Shami. मोहम्मद शमी, ओके. मोहम्मद शमी और ट्रेंट बोल्ट. Mohammad Shami. मोहम्मद शमी, ओके. मोहम्मद शमी और लसत मलिंगा. Mohammad Shami. मोहम्मद शमी, ओके. मोहम्मद शमी और शोएब अख्तर. Mohammad Shami. मोहम्मद शमी, ओके. मोहम्मद शमी और वसीम अकरम. Mohammad Shami. मोहम्मद शमी, ओके. मोहम्मद शमी और जहीर खान. Zahir Khan. जहीर खान, ओके. Now this will be a bit difficult. Zahir Khan और जसप्रीत बुमराह. Jasprit Bumrah. So that will be the end of the bowlers section, and Jasprit Bumrah is your pick from the fast bowlers. Okay, so now Antas, please continue with the next category. देन सेकंड सेगमेंट पे हम लोग जब चलते हैं रैपिड फायर ऑफ बैट्समैन. सो डेविड वार्नर और रोहित शर्मा. Rohit Sharma. रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर. Rohit Sharma. रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़. Rohit Sharma. रोहित शर्मा और रिकी पॉन्टिंग. Ricky Ponting. रिकी पॉन्टिंग एंड रिकी पॉन्टिंग और सूर्य कुमार यादव. Ricky Ponting. रिकी पॉन्टिंग और विराट कोहली. Virat Kohli. ओके, एंड विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर. Obviously, I will gonna choose Sachin Tendulkar over everything. Sachin Tendulkar. ओके ओके. So Sachin Tendulkar is your pick from the batters. Obviously, anyone will pick Sachin Tendulkar, but Virat Yes, Kohli is yes. also a big legend. Legend So wicket, but we started playing like watching him yeah, only. So हम सभी ने उन्हें देखकर शुरू किया है क्रिकेट खेलना. yes. So obviously for us it will be Sachin Tendulkar. यस. So now we will move on to the next category, which is wicket keepers. वैसे आप ऑलराउंडर हो, बट लेट्स सी कि आपके विकेट कीपर्स में कौन है पिक. सो फर्स्ट मार्क बाउचर और जॉस बटलर. Mark Boucher. मार्क बाउचर, ओके. मार्क बाउचर और ब्रेंडन मैकलम. Mark Boucher. मार्क बाउचर, ओके. मार्क बाउचर और कुमार संगकारा. Kumar Sangakkara. ओके. कुमार संगकारा और क्विंटन डिकॉक. Kumar Sangakkara. कुमार संगकारा, ओके. कुमार संगकारा और एडम गिलक्रिस्ट. Kumar Sangakkara. कुमार संगकारा और well, AB de Villiers. He was also a wicket keeper.
but I will pick Kumar Sangakkara. Yes. Kumar Sangakkara or Adam Gilchrist? Kumar Sangakkara. Kumar Sangakkara. Okay. Kumar Sangakkara or MS Dhoni? Obviously, MS Dhoni. So yeah, that is your final pick, MS Dhoni from the wicket keepers. So the final category will be your category, the all-rounders. Yes. Andre Russell or Jack Callis? Jack Ellis. Jack Callis or Ben Stokes? Jack Ellis. Jack Callis. And Jack Callis or Ravindra Jadeja? Jack Ellis. Jack Callis. Jack Callis or Ravichandran Ashwin? Jack Ellis. Jack Callis. And Jack Callis or Marco Jansen? Jack Ellis. Jack Callis. And last, Jack Callis or Hardik Pandya? That is tough one. Obviously, I will go for Jack Ellis. Because there is a reason, because मतलब मैं इसलिए Hardik Pandya is obviously great player, but Jack Ellis has performed in all three formats. मतलब he has 10,000 run in Test cricket, he has played 2020, he has played one day cricket and with Yes. the wickets also. So obviously I will always gonna rate him at high. Like Jack Ellis is like one of the best all-rounder we have ever seen in all three Also Yes. formats. the longevity, like वो 15 Yeah, साल तक साउथ अफ्रीका के लिए खेलते ही रहे, खेलते गए. रुकेगी Yes. नहीं. So So, yes. So मतलब तीनों फॉर्मेट खेलना it's very tough. It's very tough. yes. I want to ask you white ball or red ball different. So आप खुद को pick करना चाहेंगे white ball और red ball? Why I'll pick myself in the white ball cricket. white ball? Yes. Okay. Yes. So well, that was the last segment भैया, but हम चाहेंगे कि जो भी ऑडियंस आपको इस इंटरव्यू में देखेगी, आप उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहोगे अपनी तरफ से? Obviously, I will give a message to the young cricketers कि आप सबसे इम्पोर्टेंट है एक क्रिकेट को डिसिप्लिन के साथ खेलें, कमिटमेंट रखें अपना और डेडिकेशन रखें अपना, एंड सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट द गेम, क्योंकि मुझे लगता है कि गेम की रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप गेम की रिस्पेक्ट करोगे तो गेम आपकी रिस्पेक्ट करेगा. और बीइंग अ क्रिकेटर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग. सो एक अच्छा इंसान बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप क्रिकेटर आप 10 साल रहोगे, 15 साल रहोगे, लेकिन आपको एक इंसान की तरह याद रखने के लिए मतलब लोग ऐसा होना चाहिए कि इंसान आपको एक अच्छे इंसान की तरह याद रखें, क्योंकि आप क्रिकेट थोड़े टाइम तक खेलोगे, लेकिन ह्यूमैनिटी जो है वो ऑब्वियसली लाइफ लॉन्ग चलने वाली है. तो क्रिकेट में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमको एक दूसरे, इट्स अ टीम गेम, सो एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टीम गेम में. सो मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप एक अच्छे क्रिकेटर तो बनो ही बनो, साथ में एक अच्छे इंसान भी बनो, और ये गेम को एंजॉय करो, क्योंकि ये गेम में बहुत कुछ है, यू कांट प्रिडिक्ट, तो उसका मजा अलग है. और जब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो, तो उसमें किक ज्यादा मिलता है, तो उस चीज को एंजॉय करो. And beautiful message भैया, and a beautiful way to end this Stub Mike Stories episode 1. And thank you so much for joining us. It's been my pleasure Thank you. Thank talking you. with you. Thank you so much.